अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वज़ीर आला सिंध पारां अॼु जेका ॻाल्हि ॿोल कई वई आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर जो चवणो हो त मुल्क में जेका महांगाई ऐं बेरोज़गारी वधी वई आहे, इन जी ज़िम्मेवार वफ़ाक़ी हुकूमत आहे। अवाम आम चूंडुनि में पीटीआई जी हुकूमत खां हिसाब वठंदो ऐं ईंदड़ आम चूंडुनि में वॾे वज़ीर जो चवणो त उनखे पीटीआई किथे बि नज़र नथी अचे। इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं त इंसाफ़ हाउस में अॼु पीटीआई सां लाॻापियल अॻवाननि पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे। मर्दमशुमारी आदमशुमारी वारो जेको मामिलो आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत जो चवणु आहे त जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए आदमशुमारी कराई वेंदी। पीटीआई अॻवाननि पारां इन ऐलान खे एप्रिशिएट कयो वियो आहे। पीटीआई अॻवाननि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रिए इहो चवणु हो त आदमशुमारी जो अहम मामिलो आहे जंहिं ते सभिनी सियासी पार्टियुनि खे तहफ़ुज़ात ज़रूरु आहिनि, पर कंहिं बि सियासी पार्टियूं इन हवाले सां संजीदा न आहिनि। जेकॾहिं आदमशुमारी जदीद टेक्नोलॉजी ज़रिए थिए थी त एनएफसी जो मसइलो हल थी वेंदो, सूबनि खे उन जा राइट्स मिली वेंदा। स्कूलनि जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे, सिहत जूं अणपूरियूं सहूलियतूं आहिनि, उन्हनि जो डेटा, उन्हनि जो डिटेल साम्हूं अची वेंदो। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत जी गवर्नेंस ते पिणु तमामु घणी शदीद तनक़ीद कई वई। अॼोके प्रोग्राम में इन मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन हवाले सां असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि ज्वाइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी हलां। पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ गोहर खटक साहब असां सां गॾु आहिनि। वेलकम कहती हूं, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखंदड़ नईम अवान साहब असांखे स्टूडियो में ज्वाइन किया। आपको वेलकम कहती हूं नईम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर उसामा रज़ी साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखंदड़, उहे भी असां सां फोन लाइन ते गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। गौर साहब, मर्दमशुमारी का बड़ा सेंसस का अहम मामला है, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सेंसस कराने का ऐलान किया है, किस तरह से देखते हैं आप? बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध हुकूमत को भी इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने बुलाया और इस मैटर पर बात करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं वज़ीर आला साहब के इस बयान पे आ जाता हूँ कि जी अगले इलेक्शन में पीटीआई को हम नहीं देख रहे हैं, महंगाई उसकी वजह है। तो शायद वज़ीर आला साहब की दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है या याददाश्त खो गई है उसकी, कि पिछले 1.5 साल में जितने भी इलेक्शन हुए वो गिलगित बल्तिस्तान था जहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त भी ये महंगाई थी और वहाँ पर भी पीटीआई इलेक्शन जीत गई है और बड़े ढंगे की चोट पे जीती है। कश्मीर में इलेक्शन हुआ, कश्मीर में भी महंगाई का अभी हुआ है कोई 6 महीने पहले, उस वक्त भी यही महंगाई थी। कश्मीर में नून लीग की हुकूमत थी, वहाँ भी पीटीआई ने स्वीप किया। और सबसे बड़ी मिसाल अभी हाल ही में मैं आपके प्रोग्राम में कह के गया था, आपको अगर याद हो, मैं चैलेंज करके गया था कि कंटोनमेंट के इलेक्शन में पीटीआई जीतेगी और पूरे पाकिस्तान से जीतेगी। अभी हाल ही में 1 महीना पहले पूरा पाकिस्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और पूरे पाकिस्तान में जीती। अच्छा, कंटोनमेंट जी पूरे पाकिस्तान में टॉप पे रही है पीटीआई। अच्छा जी, वहाँ कंटोनमेंट में ये हुआ कि लोगों को पता चला कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी रह गई है और नून लीग सिर्फ पंजाब की पार्टी रह गई है। नून लीग का कोई कैंडिडेट मेरा ख्याल है सिंध में नहीं जीता है और पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट पंजाब में नहीं जीता है। वाहिद पीटीआई की जमात थी जो पूरे पाकिस्तान में जीती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले इंतखाबात में ये भी आज चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि पीटीआई 2/3 अक्सरियत लेकर आएगी और 18वीं तरमीम को सबसे पहले ख़त्म करेंगे जो विफाक को रोकती है काम करने से। जहाँ तक आपने मर्दमशुमारी की बात की तो देखिए, आपको याद होगा जब हमने हुकूमत संभाली और हमारे इत्तेहादी और हमारा यही रोना धोना था एमक्यूएम का कि जी कराची के साथ ज्यादती हो रही, कराची की मर्दमशुमारी को कम शो किया गया है। उस पर सिंध हुकूमत का भी एक राय थी कि हाँ मर्दमशुमारी सही नहीं हुई है। तो हमारा खान जो कहता है वो करता है। खान ने कहा था कि मैं मर्दमशुमारी कराऊंगा और ऐसी मर्दमशुमारी होगी कि उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मर्दमशुमारी हो रही है और उसे उम्मीद है कि कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। रोना धोना तो होता है, वो तो सबका एक फर्ज है कि किसी भी अच्छे काम पे अगर ये रोएंगे धोएंगे नहीं तो इनकी सियासत खत्म हो जाएगी। बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी से मर्दमशुमारी हो रही है और उसमें कराची की आबादी, सिंध की आबादी सब खुल के सामने आ जाएगा। और हम तो चाह रहे हैं कि अच्छी मर्दमशुमारी हो ताकि कराची को कराची के हकूक मिल सके। अब पूरे कराची की आबादी को कम शो किया गया है, कराची के हकूक उसको नहीं मिलते। और जहाँ तक आपने बात की वज़ीर आला साहब के बयानात की कि वज़ीर आला साहब क्या कर रहे हैं, उस पर भी मैं आ जाता हूँ कि सिंध हुकूमत जो पिछले 13 साल में, अगर ये पीटीआई को नहीं देख रहे, सिंध हुकूमत जो पिछले 13 साल से मुसलसल सिंध में हुकूमत कर रही है, तो सिंध में क्या डिलीवर किया? सिंध में हॉस्पिटल अच्छे बनाए, स्कूल अच्छे बनाए, लोगों को पीने का पानी दिया, रोड बनाए। अब मैं आपको बता दूं, कराची में विफाक काम कर रहा है,
कहीं लाहौर में वफाक को काम करना नहीं पड़ रहा है, पेशावर में नहीं, कोयटा में चले नहीं, ये कराची में आप लेके वफाक को आके कराची काम में करना वफाक पड़ना काम है। कर रहा है, फिर भी आप 18वीं तरमीम के पीछे पड़े हुए हैं। आप तो काम उसकी कर रहे हैं, वजह आपको किसने रोका? उसकी वजह है 18वीं तरमीम के पीछे इसलिए पड़े हैं कि ग्रीन बस लाइन जो बननी थी वो उसमें 50% शेयर देने थे सिंध हुकूमत ने, वो नहीं दिए। परसों एक तकरीब में मैं बैठा हुआ था जिसमें इमरान खान साहब ने KCR की ओपनिंग की, उसमें सामने मुराद अली शाह साहब बैठे हुए थे, नासिर हुसैन शाह साहब बैठे हुए थे, सैयद गनी साहब बैठे हुए थे, मुर्तज़ा वहाब साहब बैठे हुए थे। उनके सामने वो तकरीब हुई, वो बैठे हुए थे और खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि KCR का मैं आज ऐलान करूं, मैं पैसे रिलीज करूं, सिंध हुकूमत इस पे ताउन करे और इस काम को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए और K4 के मंसूबे को इन्होंने वज़ीर आला अंदर से बैठ तो के हाँ किया नहीं और की। बाहर निकलते ही कह रहे कि ये तो हवाओं में बातें हो रही है। हवाओं में कैसे चले बातें हो उस तकरीब में आप वज़ीर आला सिंध को बात करने देते तो उनका भी मौक़िफ़ जी, सामने आ जाता। बिल्कुल नईम कह रहे थे, साहब, नईम उन्होंने खुद साहब, मना किया, टाइम उसमें- मुख्तसर मैं चाहती हूँ सारे मेहमानों का मौक़िफ़ आ जाए। जी नईम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इन्होंने बात की कि लास्ट जो इलेक्शन हुए हैं कि आपके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, फिर कश्मीर में हमने फतह के झंडे गाड़े, फिर उसके बाद हम निकले कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हम सुकरू हुए। मेरा ख्याल है भाई अपडेटेड नहीं है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन हुए हैं तो हमेशा वफाक में जो हुकूमत रही है वो दो तिहाई अक्सरियत बनाती रही है माजी में। अच्छा, इसी तरीके से आप जो है वो आप दीगर जो इलेक्शन होते रहे उनके अंदर भी जैसे कैंटोनमेंट के इलेक्शन है, कैंटोनमेंट जो है वो हमेशा वफाक की अलामत होता है और वफाक की तरफ देख रहा होता है, उनका कोई लेना देना नहीं होता दीगर हुकूमतों के साथ। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि दो तिहाई अक्सरियत ना तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इन्होंने बनाई और ना तो कश्मीर में और ना तो इनको जो है वो आप कैंटोनमेंट के इलेक्शन के अंदर। ये या तो मेरा ख्याल है ये तो नींद से उठकर आ गए हैं, ये अपडेटेड नहीं है। पंजाब में ये बिल्कुल आउट हो गए हैं कैंटोनमेंट के इलेक्शन के अंदर। और अगर मैं बात करूं कराची के अंदर, कराची की 42 सीटों पे से अब इनके पास जो सीटें मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 3 सीटें थी और 3 सीटों के अंदर से लेकर अब माशाल्लाह से 11 और एक अभी हमारे कुछ दिन पहले एक सीट और भी हमें मिली रिकाउंटिंग के अंदर। तो राह मर्दमशुमारी वाले मामला देखें, माजी के अंदर इस मुल्क के अंदर आइन और कानून ये कहता है कि मर्दमशुमारी 10 साल के बाद होनी चाहिए। लास्ट जो मर्दमशुमारी हुई थी 18 साल के बाद मर्दमशुमारी पाकिस्तान के अंदर हुई थी, उसके अंदर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर हम हाई कोर्ट में गए, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त जमा की और दीगर जो जमातें यहाँ मौजूद हैं उनकी भी कुछ चीज़ें ऐसी थी और वो चीज़ें आगे बढ़ती रही। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं। जैसे अभी ज़मीनी इलेक्शनों के अंदर इनको शिकस्त होती रही, 12-13 सीटों के ऊपर ज़मीनी इलेक्शन के अंदर ये बाहर गए। इनको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन को कराने पड़ जाएंगे और बल्दियाती इलेक्शन के अंदर ये पंजाब से और इसी तरीके से सिंध से आउट हो जाएंगे। रीज़न डेट बात ये है कि यहाँ इस मुल्क के अंदर महंगाई नहीं है, इसके अलावा भी इस मुल्क में बड़े तजुर्बे हैं। उसके अलावा जो तजुर्बे हैं जिनके खिलाफ ये कहते थे कि हम बात ये है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ हम ऐलान जंग करते हैं जो करप्शन करते हैं इस मुल्क के अंदर। आज इनकी अपनी काबीना के अंदर वो लोग जो बिजली चोर हैं वो इनकी काबीना के अंदर मौजूद हैं। ये कहते थे ऐसे मुल्कों के खिलाफ आपकी अदवात के जो चोर हैं इनकी काबीना के अंदर मौजूद हैं, चीनी चोर इनकी जो है वो काबीना के अंदर मौजूद हैं, आटा चोर इनकी काबीना के अंदर मौजूद हैं। फिर बात ये कि ये मुल्क के अंदर जब आए थे 3 वादे इन्होंने किए थे कि हम मुल्क में बेरोजगारी खत्म करेंगे। आज 1 करोड़ 19 लाख लोग बेरोजगार कर चुके हैं। हम आएंगे करप्शन खत्म करेंगे। नौकरियां दी हैं फवाद चौधरी तो कह रहे हैं, पता नहीं कहां किधर किसको दी हैं उन्होंने नौकरियां। असल में इनके जो MNAs हैं उनका बड़ा तजाद है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। अब बात ये है कि इनका जो असद उमर बकौल उनके 1 करोड़ 19 लाख लोग बेरोजगार हैं और फवाद चौधरी साहब जो है वो सुबह कुछ बोलते हैं और शाम में कुछ बोलते हैं। होता ये है कि आपने इनके जो तादाद है उनके अंदर इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझे कोई मरवाएगा तो ये में नहीं मरवाएंगे। अब मैं 3 चीज़ें इनको मैं बता रहा था कि वो 3 चीज़ें वो ये थी कि मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे। मुझे बताएं ये अभी जो एक रिपोर्ट आई जिसमें 4% इस मुल्क के अंदर करप्शन जो है वो बढ़ी है। हम महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई अतवाद में 500%, 450% आपके LNG के अंदर, इसी तरीके से जो है वो 30% आपकी बिजली के अंदर और हर हाउस होल्ड के आइटम से लेकर हर छोटा दुकानदार, पतारे वाला, बिजनेसमैन, हर आदमी इस मुल्क में इनसे अभी इस वक्त परेशान है। फर्क इतना है कि इंजन जो है वो गाड़ी का जो है वो नया है और बुगियां सारी जो है वो पुरानी है सारी। और मुल्क के अंदर बात ये जस्टिस की रिसेंटली रिमार्क्स आए हैं कि KPK में सबसे ज्यादा करप्शन है, करप्शन के हवाले से बिल्कुल ऐसा ही है, नंबर 1 है। और ऐसा ही है। असल बात ये कि जैसे ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम मेरा ख्याल है सुबह सिंध में नहीं है, पंजाब में भी है, KPK के अंदर भी जहां इनका होल्ड है, जो सेकंड टर्म ये हुकूमत वहां KPK के अंदर बना चुके हैं वहां। और करप्शन की दास्तान की अगर मैं बात करूं तो हम बासियत एक लाजमी सी बात है, हम भी एक जमात है, हमारा स्टेक है। हम सवाल करते हैं कि वो मालन जब्बा केस हमारे लिए तो अदलिया के हथौड़े और नेब की हथकड़ियां बिल्कुल स्टैंड
बाय और तैयार रहती हैं। आज हम इंतजार में बैठे हैं, वो मालन जब्बा केस किधर गया, वो हेलीकॉप्टर केस कहाँ चला गया, वो केसेस जो केपीके के अंदर बने थे, जिनके इनके एमपी एमएनओ की लिस्ट निकली थी कि एहतसाब कमीशन ने लिस्ट जारी की थी, वो किधर गए सारे एमपी एमएनए, इनके मुशीर, इनके एडवाइजर, जो लिस्ट इमरान खान साहब ने खुद बनाई, वो खुद एहतसाब कमीशन खत्म किया। मैं डॉक्टर उसामा साहब हमारे साथ है, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, गुफ्तगू आपने दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की सुनी, मर्दमशुमारी के हवाले से जो हुकूमत ने रिसेंटली कैबिनेट ने ये फैसला किया, वफाकी काबीना ने, कि भाई जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मर्दमशुमारी कराई जाएगी, और वज़ीर आज़म ने कहा मुत्तहिदा को एमक्यूएम पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके वफ़द ने मुलाकात की, वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाएगा या सबके तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए जाएंगे, जबकि तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं सब जो है जो भी पार्टियां हैं। किस तरह से देखते हैं हुकूमत के इस जदीद टेक्नोलॉजी वाले ऐलान को? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं जरा पिछले दो नुकात को और इसमें उसको वाज़े करना जरूरी समझता हूँ। जी, पहली बात यह है कि किसी पार्टी का दोबारा से इलेक्शन जीत जाना वो इस बात की दलील नहीं है कि मुल्क में महंगाई नहीं हो रही है। मुल्क में खुद वजीर आजम ये बात बता रहे हैं कि महंगाई हो रही है, मैं उसको काबू नहीं कर पा रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि माफियाएं बैठी हुई हैं। तो हमें शाह से ज्यादा शाह का वफादार नहीं बनना चाहिए, जो फैक्ट है उसको बयान करना चाहिए। अच्छा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, नहीं आपसे कंट्रोल हो पा रही, तो आप उसको बयान करें, उसके असबाब बताएं और बताएं कि उसमें आपका किरदार क्या है। तो महंगाई तो दिन के वक्त एक चढ़ता हुआ सूरज है, जिसको अगर कोई आंखें बंद कर ले और उसके बाद ये कहे कि नहीं हम क्योंकि इलेक्शन जीत गए इसलिए महंगाई नहीं हो रही है, तो आप उनकी अकल के ऊपर मातम कीजिए। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन की बात कही जा रही है, जीत गए हैं। देखिए, पीटीआई का जो सबसे बड़ा गढ़ सामने आया था वो डिफेंस और क्लिफ्टन का वोट बैंक था। वो अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास का वोट था। और इस दफा जो कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ कि पूरे डिफेंस क्लिफ्टन में जो वहाँ की जो मेन स्ट्रीम आबादियां हैं, आप अगर कच्ची आबादियों को या गोथों को निकाल दें, तो जो मेन स्ट्रीम पीटीआई का वोट बैंक एरिया है, वहां पे जमात इस्लामी इस वक्त नंबर 1 पार्टी है वोट बैंक के एतबार से। और पीटीआई हर सीट के ऊपर अपने इस एतबार से उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बकिया तमाम जमातों से पीछे गई है। पीपुल्स पार्टी भी बहुत आगे आ गई है वहां पे। तीसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो मर्दमशुमारी का मसला है जो आपने अर्ज किया, देखिए, मर्दमशुमारी का असल मसला ये नहीं है कि उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल हो रही है। मर्दमशुमारी में दो चीजें अहम हैं। पहली चीज ये है कि उसके लिए आप फार्मूला क्या इख्तियार कर रहे हैं। अभी जो कैबिनेट ने ऐलान किया है वो ये है कि मर्दमशुमारी डिजोर बुनियाद के ऊपर होगी, जबकि दुनिया भर में मर्दमशुमारी डिफेक्टिव बुनियाद पे होती है। डिजोर का मतलब यह है कि जो लोग यहाँ के रिहायशी नहीं हैं और वो मर्दमशुमारी के दिन यहाँ पर मौजूद हैं, उनको काउंट नहीं किया जाएगा। और डिफेक्टिव मर्दमशुमारी का तरीका ये होता है कि जिस दिन मर्दमशुमारी हो रही है, जो फर्द जिस जगह मौजूद है वो वहां पर काउंट होगा। तो उसामा साहब जरा माजरत के साथ, तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी डिफेक्टिव मर्दमशुमारी के हवाले से कहा है ना कि वो ही की कराई जाए। नहीं, देखिए बात यह है कि अगर एमक्यूएम कैबिनेट में बैठी हुई है और एमक्यूएम ये सारे काम वहां बैठ के फैसले करवा भी रही है, पहले भी उन्होंने यही काम किया कि सारे फैसले किए और बाहर आके कह दिया कि हमने एतराज किया था। भाई, एतराज तो पूरा शहर कर रहा है। अगर आपने कैबिनेट में बैठ के एतराज किया तो क्या तीर मारा? आप आ जाइए ना, पब्लिक में आ जाइए, आप कैबिनेट से बाहर आइए, आप कहें कि हम इसको नहीं मानते, हम इसको मुस्तरद करते हैं। अगर डिजोर के जरिए कराची की मर्दमशुमारी और सिंध की मर्दमशुमारी चोरी की जा रही है, तो इसके लिए आप कोई सी भी अच्छी मशीन इस्तेमाल कर लें, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लें। ये तो दयानतदारी का मसला है, टेक्नोलॉजी का मसला थोड़ी है। ये तो एक भयानक किस्म की धांधली है जो सिंध के और बिलखुसूस कराची के, इसलिए कि हमारे सिंध के हुक्मरान भी कराची की मर्दमशुमारी के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोलते, हालांकि ये भी सिंध का हिस्सा है। लिहाजा ये सारा हुक्मरान तबका अवाम दुश्मन फैसले कर रहा है, अवाम दुश्मन इक़दाम कर रहा है, और ठिकाई का आलम यह है कोई उस जिम्मेदारी को कबूल करने को तैयार नहीं है। हम बड़ा शोर सुनते थे कि जनाब 18वीं तरमीम हो जाएगी, सूबे बाइख्तियार हो जाएंगे, सूबों को इख्तियार मिल जाएगा, अवाम के दलित दूर हो जाएंगे। देख लीजिए आप, कितने साल हो गए, सारे सूबे बाइख्तियार हो गए हैं, अवाम के कितने दुख दर्द खत्म हुए हैं, मर्ज बढ़ता गया जूजू। उसामा साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मर्दमशुमारी के हवाले से आवाज उठाई है, खुद जमात इस्लामी ने इस हवाले से काफी काम किया है। नहीं, मैं बिल्कुल ये बात सही है, उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन बड़ी रस्मी आवाज उठाई है।
اور انہوں نے ایک امتیازی آواز اٹھائی ہے. وہ جو شہر پورے صوبہ سندھ کو 95% ریونیو دیتا ہے, آخر ان کے منہ سے یہ لفظ کیوں نہیں نکلتا کہ کراچی کی مردم شماری تو 50% گھٹا دی گئی ہے؟ یعنی اس سے ان کو کیا نقصان پہنچے گا؟ اس سے نقصان یہ پہنچے گا کہ سندھ اسمبلی میں اگر صحیح مردم شماری ہو جائے تو جاگیردار اور وڈیرا شاہی طبقے کا, جس نے سندھی عوام کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا ہے اور جو سندھی عوام کا سب سے بڑا دشمن ہے, اس کا ریشیو چینج ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو شہری بنیادوں کے اوپر, تعلیمی بنیادوں کے اوپر آبادیوں کو, لوگوں کو ایک کرنے والے ہیں, ملانے والے ہیں, آگے بڑھانے والے ہیں, ترقی کے راستے پر لے جانے والے ہیں, ان کا ریشیو بڑھ جائے گا. یہ ہے مسئلہ سارا. ٹھیک. وزیر اعظم صاحب تمام تر جماعتوں کے تفصیلات دور کریں گے, اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ جی بہت شکریہ. اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے. آپ کتنا بھی اچھا کام کر لو, ان کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. اب جماعت اسلامی کو مردم شماری میں بھی تکلیف ہو رہی ہے, اللہ ہی جانے. جہاں تک ابھی جو پنڈورا باکس کھلا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ پہلا شخص ہے جس نے کمیشن بنا دیا ہے. پوری دنیا کے لوگوں کے پنڈورا باکس میں نام آیا, ابھی تک کسی نے کمیشن نہیں بنایا. اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. میاں صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, جب پاناما لیکس ہوا تھا انہوں نے کہا تھا بنا دیں, آپ لوگوں نے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا. آپ اگر مجھے موقع دیں گے تھوڑا سا تو میں آپ کو سمجھا دوں. یہ اس پہ کمیشن بنا دیا گیا, اس پہ کمیشن بن گیا ہے. سب پوری دنیا میں پاکستان میں سب سے پہلے کمیشن بنا ہے. اس میں جس کے بھی نام آئے سب کے خلاف انکوائری ہوگی, چاہے وہ پی ٹی آئی کے یا دوسری سیاسی جماعتوں کے. اچھا, جب وہ آزاد نہیں تو اب ان کو ہم کیا کریں؟ اپوزیشن کبھی خوش ہوئی ہے؟ اپوزیشن کبھی خوش ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں خوش ہوگی. یہی اپوزیشن ہے جو رو رہی ہے کہ ایک مجھے میرا آپ سے جواب, میرا آپ سے سوال ہے, میرا آپ سے سوال ہے, ابھی کیوں وزراء استعفا میرا نہیں دے رہے؟ آپ سے سوال ہے کہ یہ وہی اپوزیشن ہے جو کہتے ہیں ہمیشہ الیکشن غلط ہوا ہے, الیکشن چوری ہوا ہے, اور یہ وہی حکومت ہے جس نے کہا کہ آپ بائیو میٹرک پہ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں, آ جائے اس مشین میں آپ کوئی مسئلہ پیدا کرے, اس کو خراب کرے تاکہ ہم دوسرے لے آئے. اپوزیشن کبھی بھی آپ کو بائیو میٹرک الیکشن پہ نہیں آئے گی, ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے. جہاں تک انہوں نے مہنگائی کی بات کی, ہم سینہ چھوڑا کر کے کہتے ہیں ہاں مہنگائی ہوئی, ہم منافقین نہیں ہیں, ہم سیاست کرتے. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے مہنگائی ہے, ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے, لیکن مہنگائی کن لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے؟ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوئی ہے. انہوں نے قرضے لیے, انہوں نے خارجہ پالیسی تباہ کر دیا, آپ کی معیشت تباہ کر دی, آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ تباہ کر دیا, ڈالر کو تباہ کر دیا, مصنوعی. یہ سب مہنگائی ان کی ہے, وہ ہم بھگت رہے, اور انشاءاللہ مہنگائی پہ آخری سال میں کہہ رہا ہے کہ نون لیگ کا وہ دور اچھا تھا جب ڈار صاحب آرٹیفیشلی ڈالر کو کھڑا رکھتے تھے. وہ ہم بھی اسی طرح کرے. 31,000 ارب روپے جو قرضہ ڈالر تھا اس کو 60,000 ارب ڈالر پہ لے جائے اور لوگوں کو خوش کرے, وہ ہم نہیں کریں گے. ہم نے لوگوں کے مستقبل کے لیے کام کرنا ہے, آج کے لیے نہیں کرنا ہے, آنے والے الیکشن کے لیے نہیں کرنا ہے, اور انشاءاللہ یہ لوگوں کو پتہ چلے گا کس نے کیا کام کیا. جہاں تک بھائی نے سی بی سی کی بات کی, تو یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب لوگ الیکشن میں کم نکلتے ہیں تو پی ٹی آئی کو نقصان ہوتا ہے. جب لوگ زیادہ نکلیں گے پی ٹی آئی جیتے گی. ان سے پوچھے جماعت اسلامی کتنے ووٹ لے کے کونسلر جیتی ہے, کہیں پر 100, کہیں پر 80, کہیں پر 50, اس پہ تو یہ لوگ جیتے. جب لوگ نہیں نکلیں گے, پی ٹی آئی کے لوگ باشعور لوگ ہیں, نوجوان ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ الیکشن میں نکلتے ہیں تو پی ٹی آئی جیتتی ہے. اور یہ جو لوگ جیتتے ہیں جن کو گھروں سے اٹھا کے لایا جاتے ہیں یا جن کے ووٹ رجسٹر ٹرانسفر کیے جاتے ہیں, ملیر کینٹ سے ہم نے 15,000 ووٹ جو جعلی رجسٹر کیے تو ان کو نکالا. ملیر پیپلز پارٹی کا علاقہ تھا, وہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے, 6 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے وہاں سے. تو اس کو ہم اتنا وہ نہیں کرے, وہ تو خیر چلتا رہتا ہے. جہاں تک انہوں نے مہنگائی اور یہ دوسری بات کی, ان کو اللہ تعالیٰ خوش کرے گا, انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اب جماعت اسلامی نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے, وہ بھی اتنی باتیں کر رہی کہ جی مہنگائی بہت ہو گئی, پی ٹی آئی پیچھے چلی گئی. تو آپ ان سے پوچھیں آپ کہاں پر ہو, آپ نے کیا کیا, آپ نے کبھی پچھلے 50 سال میں کبھی عوام کے لیے کوئی کام کیا ہے؟ آپ کی حکومتیں بھی رہی, آپ نے بھی اس پاکستان پہ حکمرانی کی. آپ اچھا جو اچھا کرے گا. اب ذوالفقار علی بھٹو تھا, وہ ایک لیڈر تھا, اس نے ایک فیصلے کیے تو آج لوگ اس کو اچھا کہہ رہے. محترمہ ایک لیڈر تھی, اس نے اچھے فیصلے کیا, مانتے. ان میں جرت ہی نہیں کہ عمران خان کو مانے, مان ہی نہیں سکتے. جی نعیم صاحب کیا کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ ہم سی بی سی میں ملیر سے, ہم تو میں اتنی بات کروں گا کہ ہمارے پاس 3 سیٹیں تھی صاحب کا جو ٹائم ہمیں ملا تھا, اور ہم اس وقت 12 سیٹوں پر ہے. اور 12 سیٹوں پر اگر ہم گئے تو وہ ان کی ناکامی ہے. میں نے کہا کہ سی بی سی جو ہے آپ کے یہ جو کینٹونمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں وفاق سے ان کے جوڑ ہوتا ہے, اور جو بھی ترقیاتی چیزیں ہوتی ہیں اور لازمی سی بات ہے وہ وفاق ان کو دیتی ہے. بات یہ ہے کہ
सूरत-ए-हाल महंगाई की जिस तरीके से उन्होंने कहा सीना तान के, और ये कि हाँ मानते हैं महंगाई हुई है। अच्छा, एक इमरान खान साहब कंटेनर भेजे जो कहते थे पेट्रोल महंगा हो जाए, डॉलर महंगा हो जाए तो समझो कि काबीना और वजीर आजम चोर है। आज वो वजीर आजम को पता नहीं है अखलाकी जुर्रत पता नहीं क्यों नहीं है कि वो वो पुरानी बातें नहीं करता, कि बात ये है कि जब वो 8 रुपए का यूनिट बिजली के ऊपर चीखता था और लोगों को कहता था बिल जला दो, हाँ। और आज वो 28 रुपए पे यूनिट ले गया बिजली का खींच के और कहता है कि साबका हुकूमतों ने चोरी की है। सूरत हाल ये है कि जो इस मुल्क के निज़ाम इनके हाथ में दिया था, ये जो पेट्रोल था ये 67 रुपए पर लीटर इनके हाथ दिया था, वो उस वक्त चोर थे। आज इस वक्त मुल्क में जो है वो फरिश्ते मसलत 123 पे लेके गए। आज 8 रुपए बिजली यूनिट दिया था, 28 पे यूनिट लेके चले गए। इसी तरीके से कोई ऐसी चीज जो इन्होंने छोड़ी नहीं है। डॉलर इनके हवाले जब किया था तो 116 रुपए था, उस वक्त चोर थे। अब डॉलर इस वक्त 173-74 पे ले जाके खड़ा किया। इस मुल्क पे जो है वो मुसलत हो गए फरिश्ते। इस मुल्क के ऊपर सोना जो था वो 47,000 रुपये तोला मिल जाता था, लोग अपनी बच्चियों की शादी करते थे। तो आज इस मुल्क पे फरिश्ते नाफिज हुए हैं, 1,30,000 रुपये पर ये लोग लेके चले गए। सूरत हाल ये है कि जब भी इनसे बात करो कि आपने किया क्या, तो आगे से जवाब मिलता है कि साबका हुकूमतों ने सब कुछ किया। तो साबका हुकूमतों में सब कुछ किया तो भाई मेरे बात ये है कि आज 3 साल आपको कंप्लीट हो गए। 3 साल से भी मेरा ख्याल है ऊपर ये चले गए। हाँ। तरक्याती काम इनसे बात करो तो जीरो पर। जब ये मुल्क पर आए थे $24,000 इस मुल्क के ऊपर कर्जा था, आज $42,000 इस मुल्क पे कर्जा इन्होंने चढ़ा दिया। ना इन्होंने एशियन बैंक छोड़ा, ना इन्होंने वर्ल्ड बैंक छोड़ा, ना इन्होंने जो है वो दीगर जहां वसाइल जहां से निकलते हैं वो ना इन्होंने वो छोड़ी। फिर ना इन्होंने IMF छोड़ा कि वहां से भी कर्जा मिलना था। सऊदी जैसे मुल्क से उधार 300 मिलियन का पेट्रोल लेकर आए और पाकिस्तान में कैश में बेचा, आज भी उनका उधार चढ़ा हुआ है। तो कोई जगह इन्होंने छोड़ी नहीं। मुल्क की जो लाके जहाँ सलामती मुल्क की जाके खड़ी की है, जहाँ लाके कश्मीर खड़ा किया, और बात करो तो कहते हैं हमारा वजीर आजम सबसे बेहतरीन है। तो वजीर आजम को किसने क्या करना है? वजीर आजम को हमने लेके क्या गले से लगाना है? इस मुल्क का आज दिवालिया निकाल के रख दिया। अब ये कह रहे थे ग्रीन लाइन का मंसूबा, ग्रीन लाइन का मंसूबा तो हमारी साबका हुकूमत के साथ 2019 में रन होना था, और जिसका हमने जो है वो सरजानी टाउन से पटेल पाड़ा तक वो हम लेकर आ गए थे। आगे जो काम रह गया था पटेल पाड़ा से 2 महीने का काम था। 3 सालों के अंदर ये पटेल पाड़ा से खड्डे मारकर नुमाइश सुरंगी तक लेकर आए। जो हमारी तरफ ड्यूज निकलते थे हमने वो ड्यूज अदा किए। ये जो साबका हुकूमतों के साथ हमारा एक मायदा था, ग्रीन लाइन मंसूबा, ये सिंध हुकूमत वफाकी हुकूमत मियां साहब का था। आपका इसी तरीके से K4 का मंसूबा हमारा था, इसी तरीके से दीगर। लेकिन इनसे ही पूछो कि कराची के अंदर सारे अब हम रन कर रहे हैं, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। रन बताता हूँ आज 3 साल के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 3 सालों में भाई मेरा बैठा हुआ है, क्या इनको पटेल पाड़ा तक काम कंप्लीट नहीं मिला था? ये बिल्कुल इस बात की अगर आपने गवाही लेनी तो कैमरा उठाएं, मेरे साथ चलें, आपको बताएंगे। पटेल पाड़ा से नुमाइश सुरंगी तक इस मंसूबे को पहुंचाने में 3 साल लगे इनको। 3 साल के अंदर। और हमने बीच में इनको ये कहा कि खुदा के लिए जिस तरीके से आप इस मंसूबे पे काम करें, जो फंड देना है वो फंड हम इस पे दे देते हैं, आप इससे हाथ निकाल लो। सूरत हाल ये है कि ना वो मंसूबा कंप्लीट हो सका। K4 का मंसूबा वो भी वहीं पर ही रुक गया। फिर वजीर आजम साहब तीसरी दफा जो है इनकी काबीना में वजीर आजम साहब आके जो है वो एक मंसूबे का भी जो है इफ्तिताह करके गए। वो मंसूबे की सूरत हाल भी ये, वो रेलवे का एक जो मंसूबा है इन्होंने लेके जाना है, वो मंसूबे के ऊपर भी ना उसका कोई प्लान है, KCR, ना उसके ऊपर ना ट्रैक है, ना उसकी कोई फेजिबिलिटी है, ना उसकी जो है टेंडर है। वजीर आजम साहब आए और वो कौम को बेवकूफ बना के लाल बत्ती पीछे लगा के इफ्तिताह करके चले गए। तो 3 सालों के अंदर कराची में इनके पास 26 MPA, 14 MNA, सदर पाकिस्तान, गवर्नर, इनके सेनेटर और खासी तादाद के अंदर इनके दीगर जो जिनको कहते थे टारगेट किलर जमात, नफीस जमात, इन कराची के अंदर इनका होल्ड है। कराची में मुझे बताएं कि कराची के लिए इन्होंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट 3 सालों के अंदर कोई इन्होंने अनाउंस किया और नहीं किया। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को जो प्रोजेक्ट दिए, आपके तवज्जो से बताऊं, अंडे, मुर्गियां, कट्टे, WCयां, फिर साथ में जो है वो मैशत मुल्क की बेहतर होगी किससे? जैतून के तेल से। अभी इन्होंने इफ्तिताह किया 40 एकड़ जमीन जो है वो की कि आप जो है भंग काश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मुल्क की मैशत ठीक होगी। मुल्क के अंदर जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद से हट चुके हैं। इनकी सिर्फ जाना लाहौर था, निकल पेशावर की तरफ गए। आज 3 सालों के अंदर वजीर आजम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और सूरत हाल ये कि आवाम को कहते हैं घबराना नहीं है। आज अवाम की इन्होंने जिस तरीके से आई करार ये हुई अवाम की निकाली है, जिस तरीके से ये जिमी इलेक्शन में बाहर हो रहे हैं, कंटोनमेंट के अंदर बाहर हो रहे हैं, कश्मीर में बाहर हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बाहर हुए हैं। सूरत हाल ये मैं आपको बता दूं, इशारों से या बातों से लोगों का पेट नहीं भरता, लोगों का पेट भरता है काम से। कोई काम किसी जगह, कोई एक जगह मुझे बताएं जिसपे इन्होंने कोई काम बेहतर किया हो। जिन जिन जगहों पर इन्होंने करप्शन के इल्जाम लगाए
उन जगहों पे जाके इन्होंने इफ्तिताह किए। हज़ारा मोटरवे का कहा कि अरबों की करप्शन हुई, वजीर आजम के अंदर अखलाकी जुर्रत होती नहीं करता उसका इफ्तिताह जाके। इन्होंने कहा कि लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन पे करप्शन हुई हज़ारों लाखों अरबों रुपए की, खुद जाके उसका इफ्तिताह करके आए। फिर जिन जिन मंसूबों पर इन्होंने इफ्तिताह किए, ये वो मंसूबे हैं जो साबका हुकूमतों के चल रहे थे। इनका कोई मुझे बताएं कि कोई एक मंसूबा जो मंसूबा इस मुल्क को इन्होंने दिया हो, जिसके लिए अवाम जो है इनको अप्रिशिएट करे, प्राउड फील करे कि वजीर आजम साहब इस मुल्क के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम, जिसकी अपनी जमीन बनी, हालांकि इन लीगल हो 300 कनाल, एक कनाल जिसकी 1 करोड़ एक कनाल और 3 अरब रुपए की जो है उसकी फेजिबिलिटी बनती है, जिसमें मियाँ बीबी और एक शेरू रहता हो, तो उस वजीर आजम से क्या एक्सपेक्ट आप करेंगे कि इस मुल्क के अंदर जो है वो को डिलीवर करेगा? डॉक्टर उसामा साहब, डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ ले लूं, उसके बाद मैं इन तमाम तर बातों का आपसे जवाब लूंगी। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, गौहर साहब ने कहा कि जमात इस्लामी क्या बात करती है, वो तो न 3 में है न 13 में है, क्या कहेंगे आप? जी इंशाअल्लाह ताला पंचायती इलेक्शन करवाएं। मैं तो इनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि अभी कैंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ है, आप बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस क्यों नहीं कर रहे? 1 साल हो गया है, 1.5 साल का अरसा हो गया है, आप वो तो सिंध हुकूमत करेगी ना, वो तो सिंध हुकूमत करेगी। नहीं, पंजाब में सिंध हुकूमत थोड़ी है, केपीके में सिंध हुकूमत थोड़ी है जी। सिंध हुकूमत और पीटीआई की हुकूमत इस मामले में एक है। विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों एक दूसरे से नहीं कह रहे कि बल्दियाती इलेक्शन कराना है। और मैं जो बात बुनियादी और बल्दियाती इलेक्शन किया, कैंटोनमेंट के इलेक्शन में पीटीआई ने अपने डिफेंस और क्लिफ्टन के इलेक्शन में जमात इस्लामी से इलेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो ये वोट मिले हैं ना भाई, और ये 50 और 40 वोट कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है, नए नए कराची में आए लग रहा है, आपको यही नहीं पता कि कौन सा इलाका कहाँ पे कितने वोट मिल रहे हैं। 40-40, 50-50 वोट जो मुंह में आए बोल दो, जिस तरह से चाहो। ये ऐसे बता दे सर, कितने वोट पड़े थे? मसला ये है, बता दे सर। पाकिस्तान की जो सीटें वो 436 वोट चाहिए थे, जो सदर पाकिस्तान का कोऑर्डिनेटर खुद इलेक्शन का कंटेस्ट कर रहा था वार्ड 8 डीएचए से, जहां गवर्नर भी रहता, सदर पाकिस्तान सीट हार गए। जी जी उसामा साहब, जी कंटिन्यू प्लीज। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, इमरान खान को 3 साल के अरसे में वो जिस बुनियादी नारे के ऊपर आए थे, मैं तो उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे थे कि हम इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे। तब्दीली लाने का मतलब यह है कि मुल्क में एक रेडिकल चेंज होगा, मुल्क के बुनियादी ढांचे में तब्दीली आएगी, मुल्क पर से जालिमों और जाबिरों की इजारादारी खत्म होगी, मुल्क के दबे हुए, पिसे हुए, कुचले हुए अवाम आजाद होंगे, उन पर इंसाफ मैसर आएगा, पुराना पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जो जागीरदारों का, सरमायादारों का, लुटेरों का, ब्यूरोक्रेसी का पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान नहीं, अवाम का पाकिस्तान बनेगा, इस्लाम का पाकिस्तान बनेगा, मदीने की रियासत की शक्ल में बनेगा। आप जवाब तो दीजिए कि इसके ऊपर आपकी इखलाकी पोजीशन क्या है? और आपने मंसूबों की बात, आपको मंसूबों के लिए थोड़ी लाए थे, मंसूबे तो कोई भी ले, आपसे ज्यादा बेहतर मंसूबे तो पिछली हुकूमतें ले आई। आप ये भी कहें ना कि महंगाई उनकी वजह से हुई है, मैं भी ये कह रहा हूँ कि हर हुकूमत के दौर में महंगाई में इजाफा होता है। इनके दौर में क्योंकि ये ज्यादा नालायक है, ये ज्यादा नाअहल है, इनकी कोई पार्टी नहीं है, इनको सियासी मामलात का शऊर नहीं है, इसलिए महंगाई गैर मामूली तौर पर बढ़ी है, इसलिए डॉलर गैर मामूली तौर पर बढ़ा है, इसलिए गैर मामूली तौर पर कर्जे लिए गए हैं। और वो मुल्क जो 10 साल बाद इस मुकाम पर पहुंचता, इन्होंने 10 महीने में उस मुकाम तक पहुंचा दिया, 3 साल में उस मुकाम तक पहुंचा दिया है। लिहाजा आप बताइए कि आप क्या तब्दीली लेकर आए इस मुल्क के अंदर। आप ये मत बताइए कि आप 3 साल में जो पार्टी कराची में ग्रीन लाइन का 1 फरलांग का पोर्शन वो तामीर ना कर सके, तो आप उससे क्या तवक्को रखते हैं? ये कुछ नहीं कर सकते, ना जीतने के हैं ना पोतने के हैं। इमरान खान एक बेहतर फिगर हो सकती थी इस मुल्क के लिए, लेकिन इस हुक्मरान तबके ने उसको भी जो है वो बर्बाद किया। और ये इस किस्म के लंगूरों और उल्लुओं ने, हर शाख तो उल्लू बैठा हुआ है वाली कैफियत है, इन्होंने भी सारा मामला धर्म भरम कर दिया। इस मुल्क को एक नए निजाम की जरूरत है, इस मुल्क को एक इनकलाब की जरूरत है, इस मुल्क को बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। और जब तक यहाँ से जुल्म का, जागीरदारों का, वडेरों और सरमायादारों का, लुटेरों और बदमाशों का ये इजारादारी का निजाम खत्म नहीं होगा, अवाम के दुख दर्द खत्म नहीं होंगे। आज पीटीआई की हुकूमत में ये हो रहा है, कल कोई और हुकूमत आएगी उसमें भी यही होगा, जो पिछली हुकूमतें थी उसमें भी यही हो रहा था। जब तक इस मुल्क का निजाम अवाम का निजाम नहीं होगा, आजाद निजाम नहीं होगा, और यही जमात इस्लामी का जुर्म है। हम हमेशा ये बात कहते हैं, ठीक, बात को लोग उसामा साहब वक्त मेरे पास बड़ा महदूद है, मेरे पास 3 मिनट बचे हैं। जी मैं सबका जवाब दूंगा, एक एक करके दूंगा। आज भी उसी मौके पर खड़े हैं,
اور زیادہ زور سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی بھی سسٹم کو چینج کیے بغیر یہ بات کہے گی کہ وہ حالات تبدیل کر سکتی ہے، وہ جھوٹ بول رہی ہے، آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، اور جماعت اسلامی آئے گی تو حالات کچھ نظام کو تبدیل وقت میرے پاس محدود ہے، میں چاہتی ہوں ہاں میں مختصر سے جواب دے دوں. اچھا ان سب کی آنکھیں بند ہے، انہوں نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی ہے. انشاءاللہ ان کی آنکھیں عنقریب کھلے گی جب 2023 میں سارے گھر جائیں گے. پچھلے 3 سال کی جو ہماری حکومت ہے اس میں 1.5 سال سے زیادہ کرونا رہا ہے. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا بیٹھ گئی کرونا میں، پوری دنیا کی معیشتیں بیٹھ گئی، مہنگائی ہو گئی. ان لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کرونا کہاں سے آیا گزر گیا. شکر الحمدللہ پاکستان میں وہ نقصان نہیں ہوا. جہاں تک انہوں نے ڈیزل پیٹرول کی بات کی، میرے بھائی کو یاد ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 130 روپے کا پیٹرول اور 125 روپے کا ڈیزل پہ کا ہے. آصف علی زرداری صاحب صدر تھے اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. جہاں تک انہوں نے بات کی کہ کراچی کو آپ لوگوں نے کیا دیا ہے 3 سال میں، تو کراچی کا جو گرین لائن بس کا منصوبہ تھا، یہاں پر بیٹھ کے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اس میں 1 روپے بھی نہیں لگایا. سارا کام وفاق کر رہی ہے. ابھی تو نعیم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں کوئی پیسہ نہیں لگایا. زبانی کلامی نہیں، اگر ہے تو پروف ہم دے دیں گے. پروف کوئی پیسہ نہیں لگایا انہوں نے. اچھا جہاں تک مجھے پلیز مجھے بات کے سی آر کا منصوبہ یہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی پورا ہو رہا ہے. کے سی آر کا جو جس پروجیکٹ کا آغاز ہوا ہے اس میں 22 فلائی اوور بننے ہیں. اس کا ڈرائنگ ڈیزائن ہو گیا. اب ان کو پتہ نہیں ہے، شور ہے، ان کو پتہ نہیں. 22 اس میں فلائی اوور بننے، انڈر بائی پاس بننے. اس کا ڈرائنگ ہو گیا، اس کی ساری فیسلٹیز بن گئی ہے، سارے سسٹم بن گیا ہے. اس کے ٹینڈر ہونے جا رہے ہیں. K4 کی جو انہوں نے بات کی 30 ارب روپے کھانے کے بعد انہوں نے K4 کو بند کر دیا پانی کو. وہ آج وفاق وابٹا نے کام شروع کر دیا. 200 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. کراچی کے جو نالے ہیں بڑے نالے، اس پہ 30 ارب روپے وفاق نے کام شروع کیا ہوا ہے. کام اس وقت ابھی جو بارش ہوئی اور آپ کو تھوڑے مسئلے کم ہوئے نا، وہ اس کی وجہ سے ہوئی. جو 30 ارب روپے کا کام وہاں چل رہا ہے، سندھ حکومت وہاں نہیں چلی، وفاق کا کام وہاں چل رہا ہے. بارشیں ہوئی کہاں کراچی میں؟ اس سال جو ہو گئی اچھی خاصی ہو گئی تھی. کے سی آر کا پروجیکٹ بھی شروع ہو گیا، گرین لائن بس بھی شروع ہو گئی ہے، K4 پہ بھی کام شروع ہو گیا. کراچی کے نالے بھی وفاق کر رہی ہے. ان کی آنکھیں بند ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے، مہنگائی. اب اگر یہ پاکستان سے باہر نکلے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سستا پیٹرول ڈیزل پاکستان میں ہے. ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے وہ چیزیں. اچھا اس کے علاوہ کیا پوری دنیا مہنگائی نہیں ہوئی ہے؟ پوری دنیا متاثر نہیں ہوئی کرونا سے؟ آپ دنیا کے دوسرے ممالک سے کمپیئر کرتے ہیں، وہ بڑے سوشل ویلفیئر کنٹریز ہیں، وہاں پہ بڑے بنیادی رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے. جتنی ڈیٹائی سے انہوں نے جھوٹ کہا کہ بات یہ ہے کہ 130 روپے 130 اگر تھا، میں اگر پروف نہیں کر سکا میں ریسائن کر دوں گا. اگر آپ پروف نہیں کر میرے پیٹرول پمپ میں میں نے بیچا 130 روپے کا. بالکل نہیں، اس پہ ابھی آپ شرط لگائے میں نے ڈیٹائی سے اگر جھوٹ بولا ہو میں سیاست چھوڑ دوں گا کہ آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دور میں 130 روپے کا میں نے پیٹرول بیچا. ٹھیک ہے، آپ نے بیچا. اب صورتحال میں آپ کو بتاؤں، بات یہ جب ہمیں 130 روپے کا ہم نے بیچا ہوگا نا، تو اس وقت ہمیں جب ریٹ ملے تو پر بیرل 58 ڈالر پر بیرل کے ریٹ تھے. آج پر بیرل کے جو ریٹ ہے نا، آج ریٹ کھڑے ہوئے 31 روپے کے. وہ میرا خیال ہے میرے بھائی کو میرا خیال ہے اپڈیٹ نہیں ہے. ہمیں اس لیے تکلیف ہوتی ہے، ہم اس لیے مہنگائی لگتی ہے کہ پوری دنیا میں تنخواہیں جو ہوتی ہیں نا، تنخواہیں مہنگائی کے ساتھ تنخواہیں بڑھتی ہیں. ہمارے پاس بات یہ کہ بڑھتی نہیں ہے، بے روزگاری ہوتی ہے. ہمیں یہاں بات یہ ہے کہ تحفے میں اس ملک کے اندر وزیر اعظم صاحب نے صرف بے روزگاری اس ملک کے اندر دی ہے. صورتحال یہ ہے لاتے ہیں جن کو پتہ نہیں. آپ کو سارا پتہ ہے. 31 اچھا ایسے لوگ پہلے کراتے میں آپ کو بتاؤں، اس وقت اگر 31 ڈالر کا بیرل ہوا، میرا بھائی میں حاضر ہوں ابھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں مارکیٹ میں. اس وقت پوری دنیا میں پیٹرول ڈیزل سب سے مہنگا ہے دنیا میں اس وقت. سر آپ ریٹ بتا دیں، کیا آپ ریٹ بتائیں نا پر بیرل کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. چلیں آپ بتا دیں پر بیرل کیا چل رہا ہے، آپ بتا دیں. سر میں تو اپڈیٹ ہو کے بیٹھا ہوں. ایک تو مسئلہ پتا ہے کیا سبین، ایک جیسے بھائی جو ہے نا عمران خان صاحب نے بہت رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو یہ بات بتانے، سابقہ حکومتیں چور دی، اپنا 3 سال کو کچھ نہیں بتایا. نالے ہم نے صاف کر دیے. وہ بھائی نالے آپ کا کام صاف کرنا ہے کیا؟ جن لوگوں کا جن کا کام تھا وہ بھاگ گئے اپنا جو ہے پیپر اٹھاتے ہوئے کہ ہمیں اختیارات نہیں ملے. نالے صاف کرنے کے لیے آئے ہوئے ملک کے اندر جو منصوبے چل رہے ہیں، منصوبوں کا بڑا غرق کر دیا ہے. اس کی بات کریں نا، جو بی آر ڈی کا بڑا غرق کر کے 6 سال کے اندر منصوبہ کمپلیٹ کیا. 2 سال کا جو منصوبہ تھا اربوں روپے کی اس وقت پروڈکشن کی. بات یہ کہ ان کی کرپشن کی بات کریں تو آخری بڑا معصومانہ سوال ہے. ہم نے 3 سال میں کچھ نہیں کیا. آپ پچھلے 40 سال سے سندھ میں آپ نے کیا کیا؟ الحمدللہ آپ کو وہ بہترین اسپتال دیے میرے سیائی جس پر آپ نے قبضے کرنے کی کوشش کی. آپ کو یہ جناح اسپتال، یہ وہ قاضی اسپتال، جی ہمارے اسپتال جس پر آپ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی. آپ مجھے بتائیں کہ صاحب کا چیف جسٹس نے آ کے جناح اسپتال کے اندر 1000 روپے انعام دیا اور جا کے کہا یہ کے پی کے اندر یہ بھینسوں کا باڑا ہے.
ये अस्पताल आपने दिए केपीके के अंदर, करप्शन केपीके के अंदर, लेकिन वक्त खत्म इल्जामात हुआ। हमारे ऊपर शुक्रिया आके यहाँ बात आप दोनों करते हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, अब तो रिकॉर्ड आपने आज खत्म के कर प्रोग्राम में देते। टाइम दिया। नाज़रीन अॼो के हाटू शो प्रोग्राम जे वक्त ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।